गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। कल हम जो है बैरम खान के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये देखा कि कैसे बैरम खान ने एक स्वामी भक्ति का परिचय दिया और एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ संरक्षक की तरह जो है उसने अपने कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। तो स्टूडेंट्स, हम आज का जो लेक्चर है हमारा उसमें हम बात करेंगे पर्दा शासन की, कि अकबर पर्दे में था और वो पर्दा शासन जो अकबर का जो पर्दे का समय था वो किस टाइम पीरियड को निर्धारित किया गया है। यहाँ इस बात को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। सतीश चंद्रा कहते हैं कि जब वो बैरम खान के संरक्षण में था तब भी वो पर्दे में था, और यहाँ पे श्री पेटीकोट सरकार में तो वो पर्दे में था ही। तो पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन की हम आज चर्चा करेंगे। पर्दा शासन का मतलब है कि अकबर राज्य के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं न लेकर के, बल्कि उसके जो प्रभावशाली व्यक्ति थे जिसका अकबर के ऊपर काफी प्रभाव था, वो जो है राज्य के महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। क्योंकि अकबर अभी फैसले लेने में सक्षम नहीं था, वो अभी जो है पूर्ण रूप से फैसले लेने में सक्षम नहीं था। इसीलिए वो लोग जिनका अकबर के ऊपर काफी प्रभाव था वो जो है निर्णय लेते थे। और सम्राट का केवल एक नाम मात्र का सम्राट होना ही उसको पर्दे में दर्शाता है कि अभी वो पर्दे के पीछे था। उस समय के शासन को जो है पर्दा शासन कहा गया है। तो यहाँ पे इतिहासकार सतीश चंद्रा हैं, वो जो है इस समय को ये लिखते हैं कि बैरम खान के समय में भी वो पर्दे में ही था। और बहुत सारे आधुनिक इतिहासकार ये भी बात करते हैं कि जो 1560 से लेकर के 1562 तक का जो समय था ये अकबर के लिए पर्दा शासन था। ये जो समय था 2 साल का जो टाइम पीरियड था, इसमें बैरम खान का पतन हो गया था और अकबर के संरक्षक का पतन किन कारणों से हुआ था ये हम सभी जानते हैं। हरम की स्त्रियों का अकबर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, जिसके कारण हरम की स्त्रियों ने, चाहे उसमें उसकी सिया माँ जो हमीदा बानो बेगम थी या माहम अनगा थी उसकी धाई माँ, या और भी स्त्रियां थी, तो उन स्त्रियों का अकबर के ऊपर काफी प्रभाव था, जिसके कारण से अकबर ने उनकी बातों को मान करके और उनके द्वारा बैरम खान के बारे में कही गई तथा कथित बातों पर विश्वास करके बैरम खान को उसके पद से हटा दिया था, निष्कासित कर दिया था। और उसके बाद जो है बैरम खान को उसके पद से हटाने के बाद उसका दुखद अंत हुआ और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे उसकी मृत्यु के बाद वकील का जो पद था वो महामनगा के एक विश्वास पात्र शिहाबुद्दीन को दे दिया गया। यहाँ पे शिहाबुद्दीन थोड़े ही समय पे जो है मुनीम वकील के पद पे रहा और उसकी जगह पे सितंबर 1560 में ये पद मुनीम खां को दे दिया गया। मुनीम खां और माहम अनगा इससे काफी खुश थी, क्योंकि माहम अनगा का अब अकबर के ऊपर पूर्ण रूप से आधिपत्य था, पूर्ण रूप से वो अकबर के शासन को अपने हाथ में ले लेती थी। सतीश चंद्रा कहते हैं कि वो जो है जब भी मनसद पे बैठती थी तो वो बड़ी खुश होती थी और किसी भी फैसले का निर्णय जो है वो अपने अनुसार ही करती थी। तो उस समय के शासन को पर्दा शासन की संज्ञा इतिहासकारों ने दी है। लेकिन ये कहाँ तक उचित है, यहाँ पे सतीश चंद्रा ये भी लिखते हैं कि पर्दा शासन का या पेटीकोट सरकार इस चीज के लिए जरूर यूज कर रहे हैं विभिन्न इतिहासकार, लेकिन उसमें मुख्य फैसले लेने का हक अब भी अकबर के ही पास था। जो बड़े फैसले थे उन पे जो है हक अब भी अकबर का ही था। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए जो है वो एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि अब महामनगा का अकबर के ऊपर आधिपत्य प्रभाव था, एक संरक्षिका के रूप में लगा लो, एक धाई माँ के रूप में लगा लो, या फिर एक विश्वास पात्र के रूप में। तो यहाँ पे माहम अनगा का जो है अकबर के ऊपर काफी प्रभाव था और अब वो है जो एक वकील की तरह, इनकी एक प्रधानमंत्री की तरह ओहदे का यूज कर रही थी। यहाँ पे मुनीम खान को उसने अपने पद से हटा दिया और उसकी जगह पे अतका खां को
वकील के पद पे अब नियुक्त कर लिया गया। उससे जो है अतका खां के पद पे नियुक्त होते ही उससे जो है यहाँ पे थोड़ा सा महामंगा का प्रभाव कम हो गया। यहाँ पे ये बात यहाँ से भी साबित हो जाती है कि महामंगा का जो प्रभाव था वो मुनीम खान, जो कि महामंगा का विश्वास पात्र था, उसके पद से हटा दिए जाने के कारण भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर जो फैसले स्वयं लेता था और राज्य के मुख्य फैसलों को स्वयं लेने के कारण उस समय को पर्दे शासन के रूप में जो है संबोधित न किया जाए। लेकिन इसके लिए एक और उदाहरण है कि जैसे कि मालवा पे आक्रमण करने के लिए महामंगा के कहने पे महामंगा के पुत्र आदम खान को अकबर ने एक बड़ी सेना लेकर के भेजा। तो वहां जाकर के मालवा के शासक, जो कि एक विलासी शासक था, उसको जो है बाज बहादुर ने पराजित किया और उसको वहां से भागने पे मजबूर कर दिया। सॉरी। तो उसको वहां से भागने पे मजबूर कर दिया और उसके बाद जो है वहां से जो लूट में खजाना मिला, संपत्ति मिली, या फिर काफी सारी सुंदर स्त्रियां जो हरम में थी, उन सबको लेकर के वो अपना अय्यासी से वहीं पे कुछ समय उसने बिताया और वो रहने लग गया। वो यहाँ पे वो खजाना और लूट की सारी सामग्री लेके अकबर के पास नहीं पहुंचा। तब अकबर ने अपने एक विश्वास पात्र को सेना की टुकड़ी दे करके आदम खान को गिरफ्तार करने के लिए भेजा और इस प्रकार से आदम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे आदम खान ने अतका खान की सलाह पे अकबर का उसके खिलाफ जाना महसूस किया और आदम खान की दीवान उसके जो मुख्य दीवान था उसमें ही उसकी जो है अतका खां की हत्या कर दी। यहाँ पे अतका खां की हत्या के बाद आदम खान, जैसे ही अकबर को पता चला कि आदम खान ने अतका खां की हत्या कर दी है, तो उसने जो है उसको बुलाया और उनके बीच में एक मुठभेड़ हुई जिसमें अकबर ने उसके दोनों हाथ बंधवा करके और उसको छत से धक्का दे दिया। तो छत से धक्का देने पे भी कहते हैं आदम खान की मृत्यु नहीं हुई, उसको दोबारा छत पे लाया गया और दोबारा उसको फिकवा दिया गया। तो इस प्रकार से 2 बार छत से उसने फिकवाया और पूर्ण रूप से अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ पे अपने पुत्र का इतना दुखद अंत देख के महामंगा का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया। मुनीम खान को दोबारा से वकील के पद पर नियुक्त कर लिया गया और यहाँ पे जो तथाकथित पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन का जो इतिहासकारों ने जिक्र किया है एक छोटे से टाइम पीरियड का, तो उसका यहाँ पे बिल्कुल ही अंत हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पर्दा शासन की या पेटीकोट सरकार की, तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि पेटीकोट सरकार क्यों कहा गया? पेटीकोट सरकार क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 साल का टाइम पीरियड है 1560 से 62 का जो ये समय है, इसमें मुगल हरम की स्त्रियों का अकबर के ऊपर काफी प्रभाव था और उनकी बातों को मान करके ही वो मुख्य पदों पे नियुक्तियां करता था। उदाहरण स्वरूप हमने जो है वकील के पद पे देखा, बैरम खान के हटते ही शिहाबुद्दीन खान को उसके पद पे नियुक्त कर दिया गया। फिर जो महामंगा थी उसके प्रभाव के कारण उसने उसको पद से हटवा दिया। फिर मुनीम खान को जो है उसने पद पे वकील के पद पे नियुक्त करवाया। लेकिन जब मुनीम खान ने भी उसकी सारी ही बातें महामंगा की तरह जो है लागू नहीं करवाई, तब उसको भी उसके पद से हटा दिया गया और अतका खां को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस समय में महामंगा का अकबर के ऊपर प्रभुत्व होना, उसके ऊपर अकबर के ऊपर महामंगा का अधिक प्रभाव होना या मुगल हरम की स्त्रियों का अकबर के ऊपर, सम्राट अकबर के ऊपर प्रभाव होना, इसी कारण से इस सरकार को, इस समय को 2 साल के जो टाइम पीरियड है उसको पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई है। पेटीकोट औरतें पहनती हैं, स्त्रियों के पहनने का वस्त्र है और इसीलिए जो है उसके उदाहरण के रूप में इस बात को जो है पेटीकोट सरकार की संज्ञा इतिहासकारों ने दी है। पर्दा शासन मीन्स पर्दे के पीछे, पर्दा जैसे कि आप सब जानते हैं छुपने के लिए होता है, तो एक छुपा हुआ शासन, छुप कर के शासन चलाना, यानी कि शासन, हालांकि अकबर के हाथ में ही सारी बागडोर थी और उस बागडोर को संभाले हुए उसने कितना अपने रूल रेगुलेशन लागू करवाए, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो उस समय को जो है पर्दा शासन इसीलिए कहा गया है क्योंकि उस समय में
हालांकि राजा जो है नाम मात्र का अकबर ही था, लेकिन वो अभी भी पर्दे के पीछे था। हालांकि बैरम खान के संरक्षण में भी वो पर्दे के पीछे था। और अब जब महामनगा का जो शासन, महामनगा का जो प्रभुत्व था, महामनगा का जो उस पर प्रभाव था, उसमें भी अकबर अब भी पर्दे के पीछे ही था। तो स्टूडेंट्स, कहने का अभिप्राय ये है कि बैरम खान के प्रभाव में भी अकबर का जो टाइम पीरियड था, अकबर ने जो शासन व्यवस्था चलाई, उसमें बैरम खान के पीछे वो छुप के शासन चला रहा था। और यहाँ पे 1560 में जब बैरम खान का पतन हो गया, उसकी दुखद मृत्यु हो गई, तो उसके बाद से विभिन्न महामनगा द्वारा नियुक्त किए गए वकील या जो मुख्य उसके सलाहकार थे, और मुख्य रूप से महामनगा स्वयं उसके प्रभाव में आकर के उसके पीछे छुप करके अकबर ने शासन चलाया है। इसीलिए इस समय को पर्दा शासन कहा गया है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस समय को तथाकथित पर्दा शासन क्यों कहा गया है। और जो ये 2 साल का टाइम पीरियड था पर्दा शासन, इसको ही नहीं, विभिन्न इतिहासकारों ने बैरम खान के संरक्षण में रहते हुए भी अकबर को पर्दा शासन की ही संज्ञा दी है। और यहाँ पे पेटीकोट सरकार का जो समय था, पेटीकोट सरकार, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि पेटीकोट सरकार का समय कौन सा निर्धारित करेंगे, तो वो 2 साल का ही होगा, 1560 से 62 तक। क्योंकि उससे पहले हालांकि पर्दा शासन की हम चर्चा कर सकते हैं, बैरम खान के पीछे छुप करके अकबर शासन चला रहा था। बैरम खान ही वास्तविक करता धरता था, शक्तियों को यूज करता था, और सारी ही शक्तियों का, सारी ही सत्ता का, सारे ही बड़े फैसले लेने का अधिकार बैरम खान के पास स्वयं था। तो उस समय को हम पर्दा शासन कह सकते हैं, पेटीकोट सरकार नहीं कह सकते। पेटीकोट सरकार हम केवल इस 2 साल के टाइम पीरियड को ही कह सकते हैं, जिसमें अकबर के ऊपर शाही हरम की स्त्रियों का प्रभुत्व रहा, प्रभाव रहा, और उनके प्रभाव में आकर के उनकी बातों को मान करके उनके अनुसार ही उसने जो है राजकार्य चलाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये था पर्दा शासन या जो पेटीकोट सरकार, जिसके विषय में आज हमने पढ़ा। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार। तो स्टूडेंट्स, अकबर जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था। यहाँ पे जब बैरम खान का पतन हुआ, तब हमें पता है कि अकबर 18 साल का हो चुका था, वयस्क हो चुका था, और अपने आप को वो निर्णय लेने में सक्षम समझने लगा था। दूसरा जो है, शाही स्त्रियों ने, हरम की जो शाही स्त्रियां थी, उन्होंने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए थे, और उन्होंने ये जताना भी शुरू कर दिया था कि तुम्हें अब किसी संरक्षक की जरूरत नहीं है, तुम अब युवा हो चुके हो, अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो। तो इन सब बातों से प्रेरित होकर के अकबर ने बैरम खान को उसके पद से हटा दिया, और उसके बाद जो है बैरम खान के विद्रोह कर दिए जाने के कारण बाद में उसको जो है बंदी बनवा लिया गया, और अंत में हज मक्का जाते समय, मक्का के लिए हज पे जाते समय जो है उसकी रास्ते में ही एक अफगान सरदार ने हत्या कर दी। तो अब जो है अकबर ने 2 साल का, जो उसके बाद 1560 से 62 का जो समय था, जो पेटीकोट सरकार या तथाकथित पर्दा शासन, उसमें बिताया। श्री सरकार के रूप में भी उसकी संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे उससे भी मुक्ति पाने के बाद, क्योंकि जैसे ही आदम खान को धक्का दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके 40 दिन के बाद माहम अनगा की मृत्यु हो गई, और अपने पुत्र के दुख को सहन न कर पाई थी, और इसीलिए जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे अकबर के ऊपर जो प्रभाव था मुख्य रूप से महामनगा का, वो बिल्कुल खत्म हो गया, उसका अंत हो गया। यहाँ पे अकबर ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। साम्राज्य विस्तार के जो नीति थी, वो अब राजनीति में दिलचस्पी लेने लग गया था। वो 20 वर्ष का हो गया था। तो यहाँ पे जो है राजनीति में दिलचस्पी लेते हुए उसने अपने राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। इसके लिए उसने जो है विभिन्न अभियान किए, और इन अभियानों में उसने अधिकतर जो अभियान थे
वो जीते भी और अपने राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित किया। अकबर एक महत्वाकांक्षी युवक था, जिसके लिए उसने अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए जो है विभिन्न अभियान किए और उन अभियानों में उसने जीत हासिल की। तो सबसे पहला जो अभियान था उसका, वो हम बात करते हैं मालवा का। मालवा अभियान। तो मालवा पे अभियान उसने 1560 में किया था। 1560 में उसने जो है आदम खान को एक सैनिक टुकड़ी दे करके, हालांकि आदम खान महामंगा का पुत्र था और विलासी निहायत ही निकम्मा और निठल्ला था, तो उसमें कुशलता भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन व्यवहार से वो काफी क्रूर था, अत्याचारी था। तो महामंगा के प्रभाव में आकर के अकबर ने उसको एक सेना की एक टुकड़ी दे करके मालवा पे अधिकार करने के लिए भेजा, जहां जा करके वो मालवा पे अधिकार कर सके। तो वो सेना की टुकड़ी लेकर के चला। मालवा के बारे में यदि हम बात करें तो मालवा का उस समय सामरिक महत्व था, और दूसरा वहाँ जो शासन कर रहा था शासक विलासी प्रवृत्ति का था, अपनी प्रेमिका और पत्नी के नृत्य में और वो विलास में डूबा रहता था। तो इस प्रकार से शासक का विलासी होना और सामरिक दृष्टि से मालवा का महत्व होना, ये दोनों बातें थी जिसके कारण से अकबर मालवा को अपने कब्जे में चाहता था, अपने जो है संरक्षण में चाहता था। तो वहाँ मालवा पे आक्रमण करने के लिए 1560 में उसने आदम खान को सेना के साथ भेजा, और आदम खान ने जो है अत्याचार करते हुए मालवा की जनता पे खूब अत्याचार किए, और विलासी शासक बाज बहादुर वहां से भाग खड़ा हुआ और अपनी जान बचा करके वो वहां से भाग गया। तो इस प्रकार से मालवा की जनता पे बाज बहादुर तो अपनी जनता को बचा न सका, अपने राज्य को बचा न सका, वो तो अपनी जान बचा करके भाग गया। और उधर से आदम खान की सेना ने और आदम खान ने मालवा के लोगों पे बहुत अत्याचार किए, लूटपाट मचाई, और जो शाही खजाना था, शाही हरम में जो स्त्रियां थी, सुंदरियां थी, उनको अपने कब्जे में ले लिया, और इस प्रकार से मालवा पे अब मुगलों का कब्जा हो गया। तो यहाँ पे आदम खान के हाथ लगा जो खजाना था, उस खजाने पे अब मुगलों का कब्जा था, लेकिन आदम खान ने उस खजाने को अकबर के साथ शेयर नहीं किया, वो उसको अकबर के पास नहीं लेके गया। जैसे ही अकबर को ये पता चला कि वो अपनी विलासिता के चलते उन हरम की सारी स्त्रियों पे और लूट का जो माल है उन पे अपना हक जमाए हुए है, तो उसके लिए जो है अकबर ने एक सेना भेजी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रकार से लूट का सारा माल और स्त्रियां जो है वो सारा ही अकबर के पास ले जाया गया। तो वहां जाकर के अकबर ने जब एक बहस हुई आदम खान के और अकबर के बीच में, उस खजाने को ही लेकर के और मालवा से जीते गए जो लूट का माल था उसको लेकर के, तो उसमें जो है उसने आदम खान को धक्का दे दिया, और वहां पे धक्का देने से आदम खान की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मालवा को सबसे पहले जीता मुगल सेना ने, और यहाँ पे मालवा का जो अभियान था वो सफल रहा। दूसरा हम बात करते हैं सॉरी, जौनपुर, चुनार और मेड़ता पर अधिकार। जौनपुर, चुनार और मेड़ता पर अधिकार। पंद्रह सौ 61 में जो अफगान शासक आदिल शाह था, आदिल शाह यहाँ पे अभी तक मरा नहीं था। जो पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की हम चर्चा कर रहे थे, वो आदिल शाह सूर का ही मुख्य सेनापति था। हेमू जो बाद में दिल्ली और आगरा पे कब्जा करके थोड़े से समय के लिए हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, और एक अपने ही मन में ये बात धारण की थी कि उसने एक हिंदू राज्य की, हिंदू राज की स्थापना कर ली है। तो वही उसका ही संरक्षक, उसका ही जो मुख्य जो उसको संरक्षण देने वाला राजा था वो आदिल शाह सूर था।
तो उसी आदिल शाह सूर की हम बात कर रहे हैं। आदिल शाह सूर के नेतृत्व में शेर खान को भेजा गया। शेर खान आदिल शाह सूर का बेटा था और जौनपुर पे आक्रमण करने के लिए उसको भेजा गया, जहाँ पे जौनपुर में मुगल सेनाओं ने शेर खान को पराजित कर दिया और यहाँ पे जौनपुर पे मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद जो है चुनार पे घेरा डालने के लिए मुगल सेनाएं गई और चुनार को भी उन्होंने जीत लिया। चुनार के बाद जो है उन्होंने मेड़ता के लिए अधिकार किया और 1562 में मेड़ता पे मुगल सेनाओं का कब्जा हो गया। यहाँ पे अकबर ने जो तीसरा अभियान किया वो था गोंडवाना की विजय। गोंडवाना की विजय 1564 ईस्वी में। यहाँ पे जो अगला जो अभियान था वो था गोंडवाना की विजय 1564 ईस्वी में। अकबर ने जो है गोंडवाना पे अभियान के लिए सेनाएं भेजी। तो गोंडवाना के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। 15वीं शताब्दी में स्थापित गोंडवाना राज्य पर वीर नारायण राज कर रहा था। यहाँ पे वीर नारायण अपनी मां दुर्गावती के संरक्षण में राज कर रहा था और गोंडवाना का क्षेत्र एक सामरिक दृष्टि से महत्व रखने वाला क्षेत्र था। इसका क्षेत्रफल 48,000 वर्ग किलोमीटर था और इसमें काफ़ी किले, नगर और कस्बे थे और सामरिक दृष्टि से जो है इसका काफ़ी महत्व था। गढ़ और कटंगा दो कस्बे इसमें थे जो काफ़ी महत्व रखते थे, इसीलिए उनको गढ़ कटंगा भी कहा जाता है। उन दोनों ही को ही मिलाकर गढ़ कटंगा का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे रानी दुर्गावती काफ़ी वीर स्त्री थी और इतिहासकार उसकी वीरता के जो है बारे में बहुत लिखते हैं कि वो उस समय की महान और वीर स्त्री थी जो अपने पुत्र को भी वीरता का संदेश दे रही थी, उसको भी वीर बना रही थी। तो यहाँ पे 1564 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर ने एक सेना भेजी और गोंडवाना के क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए जो है आसफ खान मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए यहाँ आए। यहाँ 1564 में चौरागढ़ के जगह पे रानी दुर्गावती बड़ी वीरता पूर्वक मुगल सेनाओं के साथ लड़ी और इस वीरता का परिचय देते हुए उसने मुगल सेनाओं को करारी हार दी। तो चौरागढ़ जगह पे मुगल सेनाओं की हार हुई और उसने दुर्गावती ने उनको पछाड़ दिया। तो यहाँ पे मुगल शांत बैठने वाले नहीं थे। उस हार के बाद उन्होंने और अधिक तैयारी की। थोड़े समय के पश्चात 1-1.5 महीने के पश्चात दोबारा से दुर्गावती पे आक्रमण किया गया। यहाँ पे दूसरे आक्रमण में आसफ खान ने वीर नारायण को, जो कि दुर्गावती का पुत्र था, घायल कर दिया और यहाँ पे आसफ खान के द्वारा वीर नारायण को घायल कर दिए जाने के कारण दुर्गावती ने जब अपनी हार निश्चित देखी तो उसने स्वयं अपनी जो है हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो उसके बाद बहुत सारी जो वीर स्त्रियां थी उन्होंने भी जौहर कर लिया। जौहर के बारे में स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ रहे थे तो उस समय भी पढ़ा है कि राजपूत स्त्रियों द्वारा आत्मदाह कर लेने की प्रक्रिया को जौहर कहा गया है। और आत्मदाह वो अपनी इज्जत बचाने के लिए करती हैं, आत्मरक्षा के लिए करती हैं, जब उनको ये लगता है कि उनके पास अपनी जो अस्मिता है उसको बचाने का और कोई विकल्प नहीं है और उनके पति हैं वो युद्ध में मारे जा चुके हैं या उनका जो मुख्य संरक्षक है अब उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तब वो जो है इकट्ठी होकर के एक समूह के रूप में अपने आप को जिंदा चिता में जला लेती हैं, जिसको जौहर का नाम दिया गया है। तो ये राजपूतों में प्रचलित एक प्रथा थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद जो है उसके राज्य में जो भी शाही महल में रहने वाली राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जो है जौहर करके अपने आप को जो है अपनी इज्जत बचाई और अपने आप का आत्मदाह कर लिए। यहाँ 1564 में गोंडवाना की जो विजय थी वो एक महत्वपूर्ण विजय अकबर के लिए साबित हो गई और यहाँ पे आसफ खान ने भी अपनी वीरता, चतुराई और बहादुरी का परिचय दिया। तो गोंडवाना को जीतने के बाद रानी के पति का भाई चंद्रवीर को राज्य सौंप दिया गया और वो जो है गोंडवाना का जो क्षेत्र है ये एक करद राज्य के रूप में रहा, यानी कि अकबर की अधीनता मान करके अकबर को प्रति वर्ष वो कर देता रहा। तो अकबर ने हालांकि एक
श्री पे विभिन्न जो इतिहासकार हैं उन्होंने अकबर की इस नीति की आलोचना की है, क्योंकि अकबर के द्वारा एक स्त्री के ऊपर आक्रमण करना कहाँ तक उचित था। वो केवल अपनी जो है वीरता, अपनी अभिलाषा के लिए, राज्य वृद्धि की जो अभिलाषा थी उसके लिए एक राजपूत स्त्री पे आक्रमण करना जो है न्यायोचित नहीं ठहराते इतिहासकार। तो इसीलिए इस कृत्य के लिए अकबर की आलोचना विभिन्न इतिहासकारों द्वारा की गई है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ चित्तौड़ विजय की। चित्तौड़ विजय 1567-68। चित्तौड़ विजय भी अकबर की एक महान और महत्वपूर्ण विजय कही जा सकती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने योग्य बात है कि गुजरात से होते हुए यदि अकबर को गुजरना है, मालवा में से मालवा तो उसने जीत लिया है, और यहाँ पे गुजरात अगर उसको जाना है, गुजरात से उसको वापस आना है, तो उसके लिए मुख्य जो जगह पड़ती है मालवा के और उनके बीच में वो चित्तौड़ थी, और उसको जीतना अकबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा, राजस्थान को जीते बिना कोई भी शासक अपने आप को जो है सामरिक दृष्टि से अपने आप की वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। तो राजस्थान को जीतना बहुत ही जरूरी था। तो यहाँ पे उस समय अकबर के नेतृत्व में जो मुगल सेना मालवा को जीत करके आई थी, तो उसने उसके आसपास के विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों को जीता, और उनके पास लगता एक चित्तौड़ राज्य था जिसको जीतना मुगल सेनाओं के लिए बहुत आवश्यक था। उस पे जीते बिना मुगल सेना राजस्थान के एरिए से गुजरना उनके लिए जो सुरक्षित मार्ग था वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अकबर स्वयं के और आसफ खान को साथ लेकर के स्वयं नेतृत्व करते हुए एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ पे विजय अभियान के लिए आया। तो यहाँ पे उस समय राणा उदय सिंह राज कर रहा था चित्तौड़ पे। राणा उदय सिंह को उसके जो मुख्य उसके सरदार थे, मुख्य जो उसके स्वामी भक्त जो लोग थे, उसके जो वफादार मित्र थे, उनमें पत्ता शाह और जयमल राठौर का नाम लिया जा सकता है। तो जयमल राठौर और पत्ता शाह ने उसको सुरक्षित अरावली की पहाड़ियों से एक गुफा में भेज दिया। उसको सुरक्षित करने के बाद चित्तौड़ के दुर्ग का उन्होंने अंदर से सुरक्षा का पूरा इंतजाम करवाया, और कहते हैं कि 3-4 महीने बाहर मुगल सेनाओं के शिविर लगे रहे, और मुगल सेनाएं जो है आक्रमण करने के लिए बाट जो होती रही, लेकिन उनको कोई भी मौका न मिला, और जो राजपूत थे वो अंदर ही अंदर जो है अपने सुरक्षा का इंतजाम वो सही ढंग से करते रहे। तो 3-4 महीनों के बाद अकबर ने किले की दीवारों को बारूद से उड़ाने का निश्चय किया। यहाँ पे अकबर ने बारूद से किले की दीवारों को ढेर करने का निश्चय किया, और तोपचियों का आदेश दिया गया कि बारूद के गोलों से जो है तोपों के द्वारा दीवारों को उड़ा दिया जाए। तो यहाँ पे किले की दीवारों पे आक्रमण किया गया, जिससे उनमें दरार आनी शुरू हो गई, और जयमल राठौर और पत्ता ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए जयमल राठौर ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंदर ही अंदर दीवारों की मरम्मत भी शुरू करवा दी। तो इस सब स्थिति को देख करके एक और तो अकबर जो है जयमल राठौर और पत्ता शाह की जो वीरता थी उसको देख करके वो काफ़ी स्तब्ध भी था, और उससे स्तब्धता पूर्ण जो है उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि कत्ले आम कर दिया जाए। अब विभिन्न मुगल सैनिकों ने राजपूतों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया, और कहते हैं कि अकबर के द्वारा दिया गया ये पहला और अंतिम जो है कत्लेआम था। और इतिहासकारों ने भी इसकी आलोचना की है कि किस तरह से अकबर ने राजपूतों को पकड़ पकड़ के मरवा दिया। यहाँ भी जो किले के अंदर राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जोहर कर लिया, और पत्ता शाह और जयमल राठौर की भी इस सब में मृत्यु हो गई। और लेकिन फिर भी यहाँ पे हालांकि चित्तौड़ के दुर्ग पे विजय हासिल कर ली थी, चित्तौड़ के आसपास का जो एरिया था राणा उदय सिंह अब भी जिंदा था, और चित्तौड़ के आसपास का जो एरिया था उस पे राणा उदय सिंह का ही कब्जा था।
तो विभिन्न इतिहासकारों ने अकबर के द्वारा किए गए इस कत्ले आम की काफ़ी आलोचना की है और ये एक आलोचना से पूर्ण कदम उठाया था और ये बहुत ही घिनौना कृत्य था। और इसका जो है अकबर को बाद में ये अफसोस हुआ भी कि उसने जो है इतने जो महान जयमल राठौर और पत्ता शाह जैसे जो शूरवीर थे उनके ऊपर कितना बड़ा जो है जुल्म किया है, अत्याचार किया है। तो उसने जो है अपनी उस भूल को सुधारने के लिए कोशिश भी की। उसने अपने राजमहल के बाहर पत्ता शाह और जयमल राठौर की जो है मूर्तियां, चित्तौड़ के जो महल था उसके बाहर उन्होंने उनकी मूर्तियां बनवाई। तो इस प्रकार से ये 4 विजयों का भी हमने जो है बात की। मालवा के अभियान की, जौनपुर, चुनार और मेड़ता के अभियान की, गोंडवाना की विजय की और चित्तौड़ पे अभियान की। तो इससे पहले जो है स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक पढ़ा था, आज का जो हमारा टॉपिक था तथा कथित पद्दा शासन, पेटीकोट सरकार, उसके विषय में हमने जाना। तो आगे के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम अकबर के साम्राज्य विस्तार में जो उत्तर भारत का जो एरिया था उसको अध्ययन करेंगे और दक्षिण भारत के एरिया को भी अभी पढ़ना बाकी है। तो आगे का जो पूरा लेक्चर होगा उसमें हम अकबर के साम्राज्य विस्तार का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।